नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। विकास के बरक्स आदिवासी संस्कृति आधुनिक समय में साहित्य के दृष्टिकोण से आदिवासी समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास और उनके स्वाभिमान को आधुनिक समाज के समक्ष प्रस्तुत करने, उसका सही प्रलेखन करने की, ताकि स्वयं समुदाय और देश के अन्य समुदायों को इसका भान हो सके। इससे इनकी गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति पर नाज हो। आदिवासियों ने स्थानीय परिवेश व प्रकृति के साहचर्य में अपनी ज्ञान परंपरा को विकसित किया है। अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिए आदिवासी 5000 वर्षों से निरंतर संघर्षरत हैं। आदिवासी जनों का सीधा जुड़ाव जल, जंगल, जमीन, जैव विविधता, जड़ी बूटियों, जीव जंतुओं, जल स्रोतों से होता है। आदिवासी संस्कृति परंपरा प्रकृति पूजक के रूप में जल, जंगल, जमीन और पहाड़ से जुड़ी रही है। देश का संविधान भी उनके इस जुड़ाव को संरक्षण प्रदान करता है। उनका स्वभाव और संस्कृति कथित आधुनिक समाज के लोगों में कौतूहल पैदा करती है। आज देश में करीब 10% आबादी आदिवासी समुदाय की है, लेकिन फिर भी आधुनिक सामाजिक दौर में ये अन्य की तुलना में पिछड़े हुए है। एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में मध्य प्रदेश एवं झारखंड की देश में अलग पहचान है। यहाँ के आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जो स्वयं में अनूठी है। आज जब पूरा विश्व वायुमंडलीय बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब हमें आदिवासी समाज की जीवन शैली अपनी ओर खींचती है। प्रकृति से इनकी नजदीकी और मानव के मध्य एक बेहतर समन्वय को दर्शाता है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति के साथ गहरा संबंध, सामूहिक जीवन शैली और ज्ञान को संगीत, कला और साहित्य में समाहित करने पर आधारित है। उनकी ज्ञान परंपरा में प्रकृति, स्वास्थ्य और समाज के बारे में अनुभवजन्य ज्ञान शामिल है। आदिवासी समुदाय प्रकृति के सभी घटकों को पूजनीय मानते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, धरती, सूर्य, नदियां और पहाड़। आदिवासियों का जीवन प्रकृति के ज्यादा नजदीक होता है। उनके दर्शन में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने का आदर्श होता है। आधुनिक दर्शन में प्रकृति पर विजय पाने की आकांक्षा है और इसलिए प्रकृति से मनुष्य की दूरी बढ़ती जा रही है। प्रकृति के नियम के अनुसार सभी जीवों को अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति से लेने का अधिकार तो है, लेकिन उतना ही ले जितने की आवश्यकता है और निश्चित करे कि संसाधनों की निरंतरता बनी रहे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। उनके उपयोग में ही प्रकृति के पुनः सृजन की प्रक्रिया समाहित हो। जैसे मधुमक्खियां फूलों से शहद लेती है, मधुमक्खियों की तरह आदिवासी भी इसी दर्शन को मानते हैं। इसलिए हजारों साल से उनके रहने पर भी जंगल समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उनके रहने से जीवों और जंगलों का संरक्षण ही हुआ है। सभी आदिवासी क्षेत्रों के लोग बीजों की प्रजातियों के चयन में स्थानीय भूमि, संस्कृति और पारिस्थितिकी का ख्याल रखते हैं। मौसम और स्थान परिवेश के अनुरूप बीजों का चयन करते हैं। पारंपरिक बीजों का संग्रहण और प्रयोग सदियों से किया जा रहा है और प्राकृतिक तरीकों से ही फसलों को बीमारियों और तरह तरह के कीटों से बचाया जा रहा है। कम पानी और तेज गर्मी में भी इनकी उत्पादकता समाप्त नहीं होती है। जैविक खाद बनाने के लिए गोबर, पत्ते और घर की बची सब्जियों का प्रयोग किया जाता था। धान के खेतों में करम के दूसरे दिन कीटों से बचाव के लिए भेलवा की टहनियां डाली जाती हैं। इससे धान की बालियों तरह तरह के कीटों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाती हैं। खाद में भी करंज के फूल मिलाए जाते हैं, जिससे खेतों के अनावश्यक कीट खेती को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचने से उनके पारंपरिक बीज प्रभावित हो रहे हैं। धान, मकई, महुआ, गंगई, गोंदली, अरहर, कुर्थी, जटंगी, गोड़ा धान पुरखों से मिले थे। नए किस्म के बीजों से खेती का स्वरूप भी छटका में संग्रहित करते हैं। अकाल के समय बंगाल के बड़े हिस्से में भूख से लाखों लोग मर गए, परंतु छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदिवासियों की भूख से मौत नहीं हुई। इसका पहला कारण तो यह है कि उन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए स्थानीय परिवेश के अनुसार वर्षा जल और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की थी। कम वर्षा होने पर भी इनकी फसलें मरती नहीं थी। जंगल इनके लिए जीविका के आधार थे। साग पात, फल फूल, कंदमूल, रुगड़ा, मशरूम और जड़ी बूटी जंगलों से प्राप्त करते थे। 6 महीने के भोजन जंगल से और बाकी 6 महीने का भोजन खेती से प्राप्त होता था। आदिवासी प्रारंभ से ही जैविक तरीके से खेती करते आए हैं। जंगलों के साथ खेतों की भी सुरक्षा करते आए हैं और अकाल से भी बचते आए हैं, परंतु अब कुपोषण की समस्या आदिवासी क्षेत्र में विशेष देखी जा रही है, जिसका कारण पारंपरिक आहार से दूर होना है और जंगल कटने और खनन के कारण जमीन का बंजर होना है।
सिंचाई के लिए छोटा नागपुर और संथाल प्रगना में बांध आहार की प्रणाली थी। ये बांध या आहार आदिवासियों के सामूहिक जीवन और सामाजिक संगठन पर आधारित होते थे। इस प्रणाली का पतन आदिवासियों के सामाजिक संगठन की टूटने के साथ प्रारंभ हो गया, क्योंकि इनका निर्माण और रखरखाव गांव के लोग मिलजुल कर सामूहिक रूप से करते थे। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में पानी के अनगिनत स्रोत थे। चट्टानों के नीचे पचरा बनकर रिसते रहते थे। उनके पुरखों ने सामूहिक श्रम से अपने क्षेत्र में जल प्रबंधन करके भावी पीढ़ी के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। खेती के इनके तौर तरीके और जंगलों का संरक्षण इनकी परंपराओं में शामिल है, जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बन सकता है। लेकिन हम इनकी पुरातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या इनकी परंपराएं और संस्कृति किताब और शोध का विषय ही रहेंगे या व्यवहारिक धरातल पर भी दूसरों के काम आएंगे? आदिवासी समाज को आधुनिकता के दौर में पिछड़ा मानता है। उन्हीं मापदंडों पर यदि उन्हें भी परखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम कभी आधुनिक थे ही नहीं। हमारा आधुनिक होना एक दम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आदिवासियों की ज्ञान परंपरा, जिसे जनजातीय ज्ञान भी कहा जाता है, प्रकृति, संस्कृति और समाज के बारे में उनके अनूठे ज्ञान और समझ का प्रतिनिधित्व करती है, जो अक्सर मौखिक रूप से और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। भारतीय आदिवासियों की ज्ञान परंपरा में विद्वानों की रुचि बढ़ रही है। आदिवासी संस्कृति एक जीवंत परंपरा है। उसे संग्रहालय में सजाने की जगह उस पर शोध की जरूरत है। यदि उत्तरी अमेरिका की खानाबदोश ब्लैकफुट संस्कृति पर काम करने वाले लेरोय लिटिल बियर की बात माने तो आधुनिक विज्ञान से आदिवासी विज्ञान के संवाद की जरूरत है। ध्यान रहे, ये संवाद ज्ञान के दम से अलग हटकर बराबरी का हो और मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखकर हो। आवश्यक है कि आधुनिक समय में साहित्य के दृष्टिकोण से आदिवासी समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास और उनके स्वाभिमान को आधुनिक समाज के समक्ष प्रस्तुत करने, उसका सही प्रलेखन करने की, ताकि स्वयं समुदाय और देश के अन्य समुदायों को इसका भान हो सके। इससे इनकी गौरवपूर्ण सभ्यता